हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, परिभ्रमण, परिक्रमण, दैनिक गति या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिक्रमण। दोस्तों, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे हम परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाता रहता है, यानी कि अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार शिव जी ने और पार्वती जी ने एक बार कार्तिक जी को और गणेश जी को कहा था कि आप जाओ, आप दोनों पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आओ, और जो सबसे पहले आएगा माना जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो क्या हुआ था कि भाई जो कार्तिक जी थे वो तो चले गए थे भ्रमण करने के लिए, लेकिन जो गणेश जी थे वो बहुत चालाक थे। उनने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का चक्कर लगाया, यानी कि उनकी परिक्रमा की। यानी कि अगर बात करें कि इसके बाद शिव जी ने कहा कि हाँ, गणेश जी जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी कि इन्होंने परिक्रमा की थी, इन्होंने परिभ्रमण नहीं किया था। अगर वो अपनी ही जगह पर घूमते रहते, क्या था भैया, यहाँ पर उन्होंने जो है इनका चक्कर लगाया था, ठीक है ना, इनका चक्कर लगाया था, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे परिक्रमण कहेंगे, ठीक है ना। यहीं पर वही बात है कि भाई ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर, तो इसे हम परिक्रमण कहेंगे, ना कि परिभ्रमण कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप का कौन सा उपनाम है। तो अगर आपसे कहे भी एशिया का कौन कौन सा उपनाम है, तो एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, एशिया को सबसे बड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पक्षियों का महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। याद रखिएगा कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदान है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया हो जाता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, 24 मार्च 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछे भाई संविधान सभा के सामने प्रस्तावना बनाने का रखना, ऐसे प्रस्ताव, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं जहां शिकार और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पक्षी विहार या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है और पक्षी विहार क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। चलिए समझ लेते हैं।
दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं और अभ्यारण्य छोटे होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जाना पूरी तरह से वर्जित होता है, यानी कि आप इसमें नहीं जा सकते, पूरी तरीके से सरकार से प्रतिबंधित होता है। लेकिन अभ्यारण्य में हम तब तक चराई कर सकते हैं, तब तक घूम सकते हैं जब तक हमें टोका ना जाए। जब तक सरकार की तरफ से हमें टोका ना जाए तब तक हम इसमें घूम सकते हैं, तब तक इसमें शिकार कर सकते हैं, तब तक इसमें हम चराई कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो हमें पता है कि भाई राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 350, 360, 370 या फिर 380। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। दोस्तों आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी में आपको पता होगा कि पृथ्वी में कई सारी रेखाएं हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि सबसे बीच वाली जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को अम्लीय वसीय अम्लों में, स्टार्च को माल्टोज में या फिर माल्टोज को इसके अवयवों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन को पेप्टोन में। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। अगर आपसे कहे कि भाई कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा एमाइलेज या फिर टाइलिन करता है। और अगर आपसे कहे कि भाई वसा को पचाने का काम कौन करता है, तो लाइपेज करता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। दोस्तों कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी में ब्यूटेन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको पता होगा कि जो एलपीजी गैस है, जो सिलेंडर होते हैं घर में, उसमें 2 गैस होती है, एक तो प्रोपेन, एक ब्यूटेन। लेकिन इसमें ब्यूटेन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जो सिलेंडर होते हैं यानी कि जो कुकिंग गैस एलपीजी है, इसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो याद रखिएगा मरकप्टन की वजह से आती है, ठीक है ना। और अगर आपसे कहे कि भाई सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, इसमें जो है इसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, तो उसमें याद रखिएगा कि इसमें मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछे भाई कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ब्यूटेन होती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल आंकड़ों की पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने जैविक अनुसंधान से, संकटग्रस्त जंतु जातियों से या फिर पर्यावरण संरक्षण से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जंतु जातियों से। दोस्तों 1972 में जो है लाल आंकड़ों की किताब को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। और इसमें उन जीवों को रखा जाता है जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी आपको गिद्ध भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, गिद्ध भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही बहुत सी जातियाँ जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उनका आंकड़ा इसमें रखा जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि भैया ध्यान दिया जाए कि ये जो जातियाँ हैं ये विलुप्त होती जा रही है, इनको और नुकसान ना पहुँचाया जाए, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से क्या किया गया था? संकटग्रस्त जातियों के लिए लाल आंकड़ों की पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में। दोस्तों यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो है नैरोबी केन्या में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं भाई यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूनेस्को का पेरिस में है। अगर आपसे कहते हैं कि भाई
WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, बबूल, अमलतास, नीम या फिर यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। दोस्तों यूकेलिप्टस जो है इसे पर्यावरण के लिए क्या माना जाता है? पर्यावरण के लिए शत्रु वाला वृक्ष माना जाता है, यानी कि इसे आतंकवादी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि जैसे कि ये आपके सामने यूकेलिप्टस है, ठीक है ना, ये आपके सामने यूकेलिप्टस है, तो याद रखिएगा क्या करता है, ये भी वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। इसकी जो जड़ें होती है, ये जड़ें वाटर लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि बहुत गहराई तक जाकर इसके बहुत दूर दूर तक के क्षेत्र तक को क्या करता है, बहुत दूर दूर के क्षेत्र तक इसकी जड़ें पहुंच जाती है। और ये जड़ें जो है इनकी सारी नमी को, यानी कि इन सारी मिट्टियों के क्या करता है, इन मिट्टियों से नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे इसके पास की सारी भूमि बंजर हो जाती है। इसके चारों ओर की भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए माना जाता है कि जो यूकेलिप्टस है वो एक आतंकवादी वृक्ष है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर आप करेंगे यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, एक खास स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, आपको सही आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक फिर सर्प। दोस्तों सबसे पहले घास है, उस घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। उस टिड्डे को कौन खाएगा भाई? मेढक खाएगा। कौन खाएगा? मेढक खाएगा। और इस मेढक को कौन खाएगा भाई? सांप खाएगा। कौन खाएगा भाई? सांप खाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, मृत सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैकाल झील। दोस्तों बैकाल झील सबसे गहरी झील भी है और सबसे पुरानी झील भी है। और याद रखिएगा बैकाल झील को पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। और अगर आपसे पूछे भाई सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो वो कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे भाई विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, राजा राम मोहन राय, श्री धरालू नायडू, शिवदयाल बाबा या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि भाई ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर करते भाई राजा राममोहन राय। लेकिन चूंकि आपके सामने पूछा है कि भाई आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर जो आदि शब्द जोड़ा गया है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, भाई आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बालकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप हमें फीडबैक देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर।